आज हम भारत के दो चेहरों की कहानी कहने वाले हैं। दो चेहरे। हाँ, एक चेहरा है हिमालय का, युवा, ऊंचा, बेचैन, जहां धरती आप जानते हैं अक्सर करवटें बदलती है। बिल्कुल। और दूसरा चेहरा है प्रायद्वीपीय पठार का, बूढ़ा, घिसा हुआ, लेकिन चट्टान की तरह अडिग। ये तुलना बहुत दिलचस्प है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें भारत के इसी प्राचीन दिल की गहराई में ले जाते हैं। ये सिर्फ भूगोल का पार्ट नहीं है, ये उस जमीन की कहानी है जो हिमालय तो क्या शायद डायनासोर से भी पुरानी है। हाँ, और हम अक्सर भारत को हिमालय से ही पहचानते हैं, लेकिन असल में भारत की जो नींव है उसका सबसे स्थिर और पुराना हिस्सा वो यही पठार है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे जी, कि ये पठार आखिर बना कैसे, इसकी अलग अलग पर्वतमालाएं हमें क्या बताती हैं और कैसे इस बूढ़े भारत ने देश की नदियों से लेके अर्थव्यवस्था तक हर चीज को चुपचाप आकार दिया है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। पहला ही शब्द जो इन स्रोतों में बार बार आता है वो है गोंडवाना भूमि। ये सुनने में किसी काल्पनिक कहानी के देश जैसा लगता है। जब हम कहते हैं कि ये पठार गोंडवाना भूमि का हिस्सा है तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम समय में बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं, इतना पीछे कि तब महाद्वीप ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। अच्छा। गोंडवाना एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट था। आप सोचिए, आज का दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत सब एक साथ जुड़े हुए थे। एक ही जमीन का विशाल टुकड़ा। हाँ, और जब ये टुकड़ा टूटा तो भारतीय प्लेट अलग होकर उत्तर की ओर तैरने लगी। तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये उसी मूल प्राचीन जमीन का अवशेष है। वाह। इसीलिए इसकी चट्टानें दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों में से हैं। मतलब जब हम इस पठार पर खड़े होते हैं तो हम पृथ्वी के इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर खड़े होते हैं जो करोड़ों साल पहले लिखा गया था। बिल्कुल। आपके दिए गए नोट्स में इसकी बनावट के बारे में भी लिखा है कि ये एक मेज की तरह उठा हुआ भूभाग है। टेबल लैंड कहते हैं इसे। हाँ, टेबल लैंड। और इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। और ये टेबल लैंड शब्द जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हिमालय की तरह नुकीली चोटियों वाला नहीं है। ये ऊपर से लगभग समतल और किनारों से खड़ा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्थिरता। स्थिरता? हाँ, सोचिए, एक तरफ हिमालय है जो आज भी बन रहा है, जहां भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है, और दूसरी तरफ ये पठार है, भारत का शांत बूढ़ा दिल। अच्छा, तो इसकी स्थिरता का हमारे लिए क्या मतलब है? यही स्थिरता इसे देश का औद्योगिक और खनिज केंद्र बनाती है, क्योंकि यहाँ निर्माण और खनन वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा सुरक्षित हैं। ये कनेक्शन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये सिर्फ भूगोल नहीं, ये तो भारत की अर्थव्यवस्था की नींव है। सही बात है। अब एक और दिलचस्प बात जो इन स्रोतों में है वो है यहाँ की नदियाँ। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं, मतलब पूर्व की ओर। तो इससे तो यही लगता है कि पूरे पठार का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। हाँ, मुख्य ढलान पूर्व की तरफ ही है। आप इसे एक थोड़ी झुकी हुई मेज की तरह सोच सकते हैं। ठीक है। इसी वजह से ये बड़ी नदियां अपना लंबा सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एक मिनट, यहीं पर एक पेच है। बताइए। मैंने तो पढ़ा है कि नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में। हाँ, बहती हैं। तो अगर पूरी मेज पूर्व की ओर झुकी है तो ये नदियां ढलान के खिलाफ उल्टी दिशा में कैसे बह सकती हैं? ये तो कुछ जमा नहीं। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस पठार का कह सकते हैं पहला बड़ा रहस्य है। तो क्या है इसका राज? नर्मदा और तापी अपवाद हैं। वो इसलिए क्योंकि वे सामान्य ढलान पर नहीं बहती। तो फिर? वे भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैली में बहती हैं। रिफ्ट वैली? हाँ, ये जमीन में पड़ी लंबी दरारें हैं जो लाखों साल पहले बनी थी। तो इन नदियों को अपना रास्ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें बना बनाया रास्ता मिल गया। अन्य नियम को तोड़ती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का भौगोलिक शॉर्टकट ले रही हैं। आप समझ आया। स्रोतों में इस पूरे पठार को समझने के लिए दो हिस्सों में बांटा गया है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। जी। मध्य उच्च भूमि में मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर जैसे नाम आते हैं। इनमें से छोटा नागपुर पठार के लिए खास नाम इस्तेमाल हुआ है, भारत का रूर। ये रूर क्या है? रूर जर्मनी का एक इलाका है। जर्मनी का? हाँ, जो कोयले, लोहे और दूसरे खनिजों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वो जर्मनी की औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। अच्छा, तो छोटा नागपुर पठार भी वैसा ही है? ठीक उसी तरह। भारत का छोटा नागपुर पठार, जो खासकर झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में फैला है,
वो खनिजों का खजाना है। मतलब सब कुछ यहीं मिलता है। भारत का ज्यादातर कोयला, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक सब यहीं है। देश के बड़े बड़े स्टील प्लांट जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला सब इसी इलाके में है। इसीलिए इसे भारत का रूर कहते हैं। ये तो भारत की औद्योगिक रीढ़ हुई। बिल्कुल। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे हमेशा से हैरान करता रहा है, अरावली पर्वतमाला। हाँ, अरावली। श्रोता कहते हैं कि ये प्राचीन अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट का क्या मतलब है? क्या ये किसी चीज का बचा खुचा हिस्सा है? बिल्कुल। अवशिष्ट का मतलब है बचा हुआ। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत ही आलीशान और विशाल महल रहा हो, जो हजारों साल बाद अब बस खंडहर के रूप में बचा है। मतलब अरावली भी एक खंडहर है? एक तरह से हाँ। अरावली भी कभी आज के हिमालय की तरह एक विशाल, ऊंची और नई नवेली पर्वत श्रृंखला थे। लेकिन ये इतनी पुरानी है? हाँ, प्री कैम्ब्रियन काल की। मतलब धरती पर जटिल जीवन शुरू होने से भी पहले की। तो करोड़ों सालों की हवा, पानी और मौसम की मार ने इसे घिस-घिस कर आज की छोटी-छोटी पहाड़ियों में बदल दिया है। तो इसका मतलब है कि जब हम दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास रायसीना हिल पर खड़े होते हैं, तो हम असल में दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक के अवशेष पर खड़े होते हैं, जो कभी हिमालय जितना ऊंचा रहा होगा। संभव है। ये सोचना ही कमाल का है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर बताई गई है 1722 मीटर। जी, और ये दिखाता है कि प्रकृति में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। हिमालय भी एक दिन अरावली जैसा ही रह जाएगा। बस उसमें अभी करोड़ों साल लगेंगे। सही बात है। अब अरावली से थोड़ा पूर्व की ओर चलें तो मध्य भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियां आती हैं। और ये भारत को लगभग उत्तर और दक्षिण के 2 हिस्सों में बांटती हैं। हाँ। सतपुड़ा के बारे में एक और तकनीकी शब्द है, ब्लॉक पर्वत। ये वलित पर्वत जैसे हिमालय से कैसे अलग है? देखिए, हिमालय 2 प्लेटों के टकराने और उनके बीच की जमीन के सिकुड़कर ऊपर उठने से बना। जैसे आप कागज के दोनों सिरों को दबाएं तो वो बीच से मुड़कर ऊपर उठ जाता है। लेकिन ब्लॉक पर्वत टकराने से नहीं बनता। इसे ऐसे समझिए कि आपने मेज पर 3 किताबें एक दूसरे से सटा कर रखी हैं। ठीक है। अब अगर बीच वाली किताब को आप ऊपर उठा दें, जबकि अगल बगल वाली वही रह जाएं या थोड़ी नीचे धंस जाएं, तो वो जो उठी हुई किताब है वही सतपुड़ा जैसा एक ब्लॉक पर्वत है। अच्छा, तो ये आसपास की जमीन के धंसने से ऊपर उठा हुआ एक ब्लॉक है। बिल्कुल। ये उदाहरण तो बहुत साफ है। और इन स्रोतों में एक और अनोखी जगह का जिक्र है, सतपुड़ा की मैकाल श्रेणी पर अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक। यहाँ कुछ बहुत ही अजीब होता है। हाँ, अमरकंटक एक भौगोलिक अजूबा है। यहाँ से 2 बड़ी नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन। और कमाल की बात यह है कि नर्मदा पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में चली जाती है और सोन पूर्व की ओर बहकर पटना के पास गंगा में मिल जाती है। एक ही जगह से निकलकर 2 नदियां बिल्कुल विपरीत दिशाओं में अपना सफर शुरू करती हैं। इसका क्या कारण है? अमरकंटक की चोटी एक गुंबद की तरह है। गुंबद? हाँ, सोचिए आप एक गोल गुंबद के ठीक ऊपर पानी की एक बाल्टी उड़ेल दें। पानी किसी एक दिशा में नहीं बल्कि चारों तरफ नीचे बहेगा, है ना? हाँ, सही बात है। ठीक वैसा ही यहाँ होता है। ये एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का केंद्र है। एक तरफ का ढलान नर्मदा को पश्चिम की ओर भेज देता है और दूसरी तरफ का ढलान सोन को पूरब की ओर। वाह, ये प्रकृति के सबसे अनोखे वाटर डिवाइडर्स में से एक है। बिल्कुल। तो मध्य भारत की ये पर्वतमालाएं देश को बांटती भी हैं और नदियों को जन्म भी देती हैं। लेकिन असली दीवार तो तब दिखती है जब हम और दक्षिण में इस विशाल संरचना के पास पहुंचते हैं जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं, 1600 किलोमीटर लंबा। हाँ, पश्चिमी घाट। इसके लिए एक और नया शब्द है, भ्रंश कगार या फॉल्ट स्कॉर्प। यहाँ आकर पठार की कहानी और भी नाटकीय हो जाती है। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, वो असल में हिमालय की तरह एक पारंपरिक पर्वत श्रृंखला है ही नहीं। क्या मतलब? मैंने तो हमेशा इसे भारत की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना है। ये महत्वपूर्ण तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी बनावट अलग है। कैसे? याद है हमने गोंडवाना भूमि की बात की थी? हाँ। जब भारतीय प्लेट अफ्रीका से टूटी, तो इस टूटने की वजह से पठार का पश्चिमी किनारा टूटकर समुद्र में धंस गया। अच्छा। और जो किनारा जमीन पर रह गया वो एक खड़ी चट्टानी दीवार की तरह ऊपर उठ गया। तो यही उठा हुआ टूटा हुआ किनारा पश्चिमी घाट है।
इसीलिए जब आप इसे समुद्र की तरफ से देखते हैं तो ये एक दीवार जैसा लगता है, लेकिन पूर्व की तरफ इसका ढलान बहुत मंद है। अरे, मतलब मैंने आज तक जिसे पहाड़ समझा वो असल में एक टूटे हुए महाद्वीप का खड़ा किनारा है। हाँ, ये एक फॉल्स स्कार्प है, एक पर्वत नहीं। ये तो पूरी धारणा ही बदल देता है। इन स्रोतों में कुछ दर्रों का भी जिक्र है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये तो बहुत अहम रास्ते होंगे फिर। बहुत ज्यादा। सोचिए, अगर 1600 किलोमीटर लंबी एक दीवार हो तो उसे पार कैसे करेंगे? मुश्किल होगा। ये दर्रे उस दीवार के प्राकृतिक दरवाजे हैं। थाल घाट मुंबई को नागपुर और कोलकाता से जोड़ता है। भोर घाट मुंबई को पुणे, बैंगलोर और चेन्नई से जोड़ता है। और दक्षिण में पाल घाट? पाल घाट केरल के कोच्चि को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। इनके बिना पश्चिमी तट का व्यापार और संपर्क देश के बाकी हिस्सों से लगभग कट जाता। और चोटियों की बात करें तो नीलगिरी का नाम आते ही ऊटी और चाय के बागान याद आ जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। लेकिन एक दिलचस्प तथ्य ये है कि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। सही पकड़ा, ये एक आम गलतफहमी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो 2695 मीटर ऊंची है। अनाईमुडी? ये नीलगिरी में नहीं बल्कि उसके और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। ये एक तरह का जंक्शन है जहां से 3 पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं, अन्नामलाई, पालनी और इलायची की पहाड़ियां। तो अनाईमुडी पूरे दक्षिण भारत की छत है। हाँ, कह सकते हैं। अब अगर हम पश्चिमी घाट की तुलना पूर्वी घाट से करें तो स्रोत कहते हैं कि पूर्वी घाट इसकी तरह लगातार नहीं है बल्कि टूटा फूटा है। ऐसा क्यों? इसका जवाब उन्हीं नदियों में छिपा है जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हाँ, ये सभी विशाल नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूरे दक्कन के पठार को पार करती हुई पूर्व की ओर बहती हैं। और अपने रास्ते में? अपने लाखों साल के सफर में इन शक्तिशाली नदियों ने अपने रास्ते में आने वाले पूर्वी घाट को जगह जगह पर काट दिया है और चौड़ी घाटियां बना दी हैं। इसलिए पूर्वी घाट एक टूटी फूटी श्रृंखला है। जी, असतत श्रृंखला, जिसकी पहाड़ियां नल्ला मल्ला, पालकोंडा, जावदी और शेवरॉय जैसे अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। तो एक तरफ पश्चिमी घाट एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है जो नदियों को जन्म देता है, और दूसरी तरफ पूर्वी घाट उन्हीं नदियों द्वारा काटा गया एक कमजोर और बिखरा हुआ किनारा है। क्या शानदार विरोधाभास है। बिल्कुल। और पूर्वी घाट की चोटियां भी पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंची हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा बताई गई है। हाँ, और ये दोनों घाट आखिर में दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों में आके मिल जाते हैं, जो एक तरह का भौगोलिक गांठ या जंक्शन बनाते हैं। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि प्रायद्वीपीय पठार सिर्फ चट्टानों का एक ढेर नहीं है, बल्कि ये भारत की कहानी का सबसे पुराना अध्याय है। सही बात। अरावली के घिसे हुए खंडहरों से जो हमें समय की शक्ति का एहसास कराते हैं, लेकर पश्चिमी घाट के टूटे हुए किनारे तक जो महाद्वीपों के अलग होने की कहानी कहता है। और इसका महत्व सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है। ये पठार खनिजों से भारत की इंडस्ट्री को ऊर्जा देता है। पश्चिमी घाट मॉनसून की हवाओं को रोककर पश्चिमी तट पर घनघोर बारिश कराता है और पूरे दक्षिण भारत की नदियों का स्रोत है। और इसकी स्थिरता, हाँ, इसकी भूवैज्ञानिक स्थिरता इसे विकास का एक सुरक्षित आधार देती है। ये सचमुच भारत का शांत, मजबूत और भरोसेमंद दिल है। ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। पूछिए। ये पहाड़ियां और पठार जो लाखों करोड़ों वर्षों से प्रकृति की मार झेलते हुए धीरे धीरे बदल रहे हैं और जो हिमालय से कहीं ज्यादा पुराने हैं, आने वाली सदियों में हमारी गतिविधियों, हमारे खनन, हमारे बांध, हमारे शहर और जलवायु परिवर्तन के कारण ये किस रफ्तार से बदलेंगे? क्या हम पृथ्वी के इतिहास के इस सबसे पुराने पन्ने को बहुत तेजी से फाड़ रहे हैं?